हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल उसके बारे में देख लिया, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो हमने इक्वेशन डिराइव किया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम, तो उसी के रिलेटेड हमारे पास अभी एग्जांपल है एक्सरसाइज का, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का 5.17 2 मार्क्स में एमपी है। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल। अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference। तो laboratory frame जो है उसमें nucleus rest condition है। ठीक है, now show that if it disintegrates into two smaller nuclei, what happen? This nucleus disintegrates into two smaller nucleus. The products must move in opposite direction. Show that the products must move in the opposite direction. क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन में? तो एक लेबोरेटरी फ्रेम है जिसमें एक न्यूक्लियस वो स्टेडी कंडीशन रेस्ट कंडीशन में है। ओके, तो रेस्ट कंडीशन में उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। चलो 0 मिल गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम देखे तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस विल बी 0 बिकॉज द न्यूक्लियस इज इन रेस्ट कंडीशन, राइट। नाउ सी आफ्टर the nucleus disintegrates in two smaller nuclei। क्या होगा? ये आपका न्यूक्लियस है। एट इनिशियल कंडीशन इनिशियल कंडीशन में वो स्टेडी है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल 0 एंड द वेलोसिटी इज 0, देन द इनिशियल मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज आल्सो 0, राइट। उसके बाद क्या होता है? तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट्स यहाँ पे हो जाता है इसका, तो अलग अलग दो स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर न्यूक्लियस में आ जाता है, ये 1 और ये 2। तो उसका मास हमें मिलेगा और इसका भी मास मिलेगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी मिलेगी और इसकी भी वेलोसिटी, क्योंकि वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है? दी प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली हमें दिख ही रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, तो आंसर है ही हमारे पास, सिर्फ हमें ये प्रूव करना है। क्लियर? तो अभी हम देख रहे हैं, तो nucleus is at rest in the laboratory frame of reference। So at initial condition the mass of nucleus is m and velocity of nucleus is v। हम टेक करें यहाँ पे, suppose the mass and velocity of nucleus is m and v respectively। okay, but at rest condition so the initial momentum of nucleus pi is equal mv। m कितना है? तो मास कितना है उसका m ही लिया है हमने और वेलोसिटी v ही ली है, लेकिन वो रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन में तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? तो वेलोसिटी 0 रहेगी, तो उसका मोमेंटम भी 0 रहेगा। ये इनिशियल कंडीशन है बिकॉज द न्यूक्लियस इज एट रेस्ट कंडीशन। ओके, नाउ what happened? The nucleus is going to disintegrates. The nucleus is going to disintegrates.
बाय सम फोर्सेस और कुछ भी हो सकता है उस पे, ठीक है। तो आफ्टर दिस integrates the two smaller nuclei, have nucleus are mass is m1 and m2 and velocities are v1 and v2. Okay, after this integrates the two smaller nuclei of masses are m1 and m2 and velocities are v1 and v2 respectively. Clear? So after disintegration here is one part and here is one part. तो एक में से दो टुकड़े हो गए उसके, ठीक है। तो दोनों का मास अलग m1 m2 और दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी भी अलग अलग रहेगी, वो हमने टेक कर ली है v1 एंड v2. देन आफ्टर दिस इंटीग्रेशन द फाइनल मोमेंटम, so the final momentum is pf is equal, क्या होगा? तो दोनों का मोमेंटम तो हमें मिल रहा है फाइनल में, पहले सिर्फ न्यूक्लियस का था, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन दो टुकड़े में वो बट गए हैं, तो दोनों का मोमेंटम एक साथ हमें मिलेगा एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो है आपका m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपको फाइनल मोमेंटम मिलेगा. क्लियर? सो फ्रॉम द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, बट यहाँ पे प्रूव क्या करना है? द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. सो फ्रॉम conservation law of momentum, initial momentum is equal final momentum. Initial momentum is equal final momentum. So what is initial momentum of nucleus? Which is 0. And what is final momentum of nuclei? Which is m1 v1 plus m2 v2. चलो अभी क्या करना है? तो m1 v1 प्लस m2 v2 उसमें से आप किसी को भी सब्जेक्ट बनाओ. ओके क्योंकि हमें तो सिर्फ ये दिखाना है द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके चलो हम m2 v2 को बना देते हैं. m2 v2 इज इक्वल क्या होगा? तो m1 माइनस m1 v1. क्लियर? आप m1 v1 को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, तो ये माइनस हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो तो v2 को सब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. डायरेक्शन हमें दिखानी है, ठीक है, बट मोशन के रिलेशन हिसाब से. तो v2 इज इक्वल क्या होगा? माइनस m1 डिवाइड बाई m2 इंटू v1. सो दिस इज द इक्वेशन. इक्वेशन तो वैसे हमारा यहीं पे प्रूव हो जाता है, और यहाँ पे हम श्योरली बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है आफ्टर डिसइंटीग्रेट्स टू स्मॉलर न्यूक्लियस द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाइल द नेगेटिव साइड इज इंडिकेट. ओके सो द negative sign indicates the
two smaller products are must move in opposite direction. Clear? Here is negative sign is indicate V2 is equal minus V1. V2 वन जो स्मॉलर पार्ट है उसका मोशन की कुछ इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरों का इस डायरेक्शन में होगा. ओके, so here is the negative sign is indicate the two smaller products are must move in opposite direction. Clear? So ये 2 मार्क्स में IMP है. सेम एग्जांपल इसके बाद का हम 5.19 लिख रहे हैं, वो भी सेम ही इक्वेशन आपको यूज करना है और सेम ही एग्जांपल काउंट करना है. ओके, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी. ओके स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि सेम ही एग्जांपल है. कैसे काउंट करना है हम देख लेते हैं. तो देखते हैं यहाँ पे अ सेल ऑफ मास 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. A shell of mass, एक शेल जो है वो घन के द्वारा फायर होती है. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, then what is the recoil speed of the gun? If the muzzle speed means वो गन में से गोली कितनी स्पीड से बाहर आती है, of the cell is 80 meter per second. What is the recoil speed? तो फायर के बाद गन की जो रिकॉइल होती है उसको बैक जाने में रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन. ओके, कॉइल जो होती है वो रिकॉइल में कन्वर्ट करने के लिए उसको कितना टाइम, व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड, उसको कितनी स्पीड चाहिए, कितनी स्पीड में वो रिकॉइल होगी. घर में जो रिकॉइल होती है वो कितनी स्पीड के साथ रिकॉइल होगी वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे गन है ये. ओके, ये हमारी गन है. तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने आगे का एग्जांपल काउंट किया कि इनिशियल कंडीशन में न्यूक्लियस इज एट रेस्ट कंडीशन इन लेबोरेटरी फ्रेम. ओके, तो इनिशियल कंडीशन में यहाँ भी क्या होगा, जो गन है तो शेल भी गन में ही रेस्ट होगी इनिशियल कंडीशन में, तो फायर से बिफोर फायर. ओके, तो उसमें तो गन का मास और ये शेल का मास, दोनों का मास हम एक ही मेजर कर लेंगे. ठीक है, तो मास, तो इनिशियल कंडीशन में उसका मास, तो उसकी वेलोसिटी v, तो इनिशियल मोमेंटम गन का क्या हुआ, तो वो 0 हो गया. बिफोर फायर of cell by the gun, the initial momentum of total gun is 0. ओके, उसके बाद क्या होगा, तो यहां से वो फायर करेगा, यहां से ऐसे फायर करेगा तो इसमें से गोली बाहर चली जाएगी. ओके, शेल को फोड़ देता है वो. ओके, फायर बाय अ गन ऑफ मास 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेल को मजल स्पीड के साथ वो सेल बाहर निकल जाती है, देन व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड, तो यहाँ पे जो गन में जो रिकॉइल होती है उसकी स्पीड कितनी होगी बैक आने के लिए, तो वो स्पीड हमें फाइंड करनी है. ओके, तो आफ्टर फायर यहाँ पे गोली अलग हो गई है और ये गन अलग हो गई, तो गोली की स्पीड आपको दी गई है बट इसकी स्पीड आपको फाइंड करनी है. समझ में आया? ओके, तो ये आपको फाइंड करनी है. क्लियर? अभी क्या है, तो यहाँ पे देखो अ सेल ऑफ मास 0.020 kg. अब हम लिखते जाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस के लिए. तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड करना है ये. ओके, तो यहाँ पे गिवन वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे. तो अ शेल ऑफ मास M1 is equal 0.020 kg.
cell of mass m1 is equal 0.020 kg. now is fired by a gun of mass. तो सेल ऑफ मास, सेल का जो मास है वो ले लिया, तो सेल वेलोसिटी ऑफ सेल ले लेते हैं ना, वेलोसिटी स्पीड, सॉरी स्पीड ऑफ सेल, यहां पे भी उल्टा लिख लिया हमने, मास ऑफ सेल, स्पीड ऑफ सेल v1 is equal how much? Buzzer speed is 80 meter per second, 80 meter per second. Clear? Now a gun of mass, second, mass of gun m2 is equal 100 kg, 100 kg. Then what is the recoil speed of the gun? तो recoil speed of gun v2 is equal how much, वो हमें फाइंड करना है. क्लियर? ओके, तो इतनी वैल्यू हमें दी गई है. अभी जो हमने एक्सप्लेन किया कि इन इनिशियल कंडीशन देयर आर नो वेलोसिटी ऑफ शेल. ओके, सो वेलोसिटी उसकी जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम पूरी गन का क्या रहेगा? जीरो रहेगा. स्टेडी कंडीशन में ही है, इनिशियल कंडीशन में. तो यहां पे लिखते हैं इन initial condition a gun is at rest. Okay, so is rest. Now suppose the mass is m and वेलोसिटी ऑफ, या फिर डायरेक्टली आपको आइडिया आया गया होगा इनिशियल कंडीशन द गन इज, चलो डायरेक्टली हम ले लेते हैं, आपको आइडिया आ ही जाएगा. इज एट रेस्ट, सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन is pi is equal, क्या होगा? तो mv, बट वेलोसिटी क्या है? इनिशियल कंडीशन में वो रेस्ट ही है, चली नहीं है गन, तो वो जीरो ही मिलेगा हमें. क्लियर? जैसे इनिशियल कंडीशन में वो आगे के एग्जांपल में न्यूक्लियस रेस्ट कंडीशन में था, एज इट इज. ओके, नाउ आफ्टर फायर, आफ्टर शेल ऑफ मास इज फायर्ड व्हाट हैपन? घन अलग हो जाएगी और गोली अलग हो जाएगी. ओके, तो वहां पे क्या हमें घन का भी मास मिलेगा, और क्योंकि घन का यहां से प्रॉपर्ली मास दिया गया है और गोली का भी मास दिया गया है हमें, तो अलग से लेना है. ठीक है, तो आफ्टर फायर द फाइनल मोमेंटम इज, आफ्टर फायर द फाइनल मोमेंटम इज pf इज इक्वल, क्या मिलेगा आपको? दोनों का साथ में लेना है अभी, घन और गोली का, क्योंकि आगे हमने इनिशियल मोमेंटम पूरी घन का लिया है, क्योंकि घन में ही गोली थी, तो दोनों एक में ही आ गए. आफ्टर फायर्ड अब गोली अलग हो गई है और घन भी अलग हो गई, लेकिन दोनों का हमें मोमेंटम लेना है. ओके, तो विच इज m1v1 प्लस m2v2. क्यों? तो मास ऑफ शेल इज m1 एंड स्पीड इज v1, इतनी स्पीड के साथ वो गई. मास ऑफ गन इज m2 एंड वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ गन इज v2. क्लियर? सो फ्रॉम according to the conservation momentum, conservation law of momentum, what happened? Initial momentum is equal final momentum.
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन विच इज 0, फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2. क्लियर? ऑफ both gun plus shell. ओके, इज तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो वो एग्जाम्पल में तो हमने किसी को भी सब्जेक्ट बनाने के लिए बोला था, लेकिन इसमें तो कोई एक ही सब्जेक्ट बनेगा, वो क्या है, तो V2 जिसमें भी होगा. ओके, तो V2 वाली टर्म यानी कि M2 V2 इज इक्वल M1 V1, बट कैसा रहेगा, माइनस रहेगा. क्लियर? तो V2 को सब्जेक्ट बनाओ तो आपको मिलेगा माइनस My by M2 into V1. Now put the value in this equation, then we have M1 is equal 0.020 divided by M2 is 100 multiply V1 is 80. चलो आंसर फाइंड करके आपको लिखना है. यहाँ पे आंसर आपका माइनस में रहेगा. क्लियर? V2 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे देखो आंसर माइनस में आ रहा है आपका, तो आंसर माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट इंडिकेट द माइनस साइन, द माइनस साइन इंडिकेट दैट द शेल एंड रिकॉइल्स डायरेक्शन इज इन अपोजिट. क्लियर? द माइनस साइन, द नेगेटिव साइन indicate the shell and recoil direction is in opposite. Clear? The shell and what is the recoil speed of the gun? Negative sign is indicate that the speed of shell and recoil, the indicate that speed के बारे में लिखना है हमें, indicate that the speed of shell and recoil are in opposite direction. ओके, हैंडराइटिंग थोड़ा ऐसा हो गया है, जब मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना. ठीक है? सो दिस इज द एकदम इजी एग्जांपल है जो हमने लास्ट 5.17 काउंट किया, एज इट इज एग्जांपल है. ओके, तो ये 2 मार्क्स में आएंगे ये दोनों एग्जांपल. अच्छे से देख लो, लिख लो और प्रैक्टिस करो. इसके साथ ही हम 5.18 भी दिख रहे हैं, विच इज 5.18 जो है वो इम्पल्स के रिलेटेड है, जो हमारा एक एग्जांपल रह गया था वो हम साथ में यहाँ पे काउंट करेंगे. ओके, तो अब ये लिख लो. सो अगेन हम कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो देख लो 5.18. ओके, ये एग्जांपल एक रह गया हमारा था, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. 2 मार्क्स में एमपी है. तो देख लो 2 billiard balls, each of mass 0.05 kg, moving in opposite direction with speed 6 meter per second, collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each balls due to the other? Okay, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. ओके, तो क्या है इस एग्जांपल में वो समझने की ट्राई करते हैं हम. 2 billiard balls, each of mass 0.05 kg, each of mass 0.5 kg. 2 billiard balls है, moving in opposite direction. That means 2 billiard balls moving in opposite direction, like one and this is second balls. Okay, one ball is moving in this direction, one ball is moving in this direction. Opposite direction हुई दोनों के लिए. तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं. ओके,
with the speed of 6 मीटर पर सेकेंड collide, तो इतनी स्पीड के साथ वो मूविंग के साथ कोलाइड करते हैं. आफ्टर कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड. आफ्टर कोलाइड रीबाउंड विद द सेम स्पीड. तो आफ्टर कोलाइड जो वो रीबाउंड हो रहे हैं वो भी सेम स्पीड के साथ हो रही है. देयर आर नो चेंज इन स्पीड. ओके, तो what is the impulse imparted to each ball due to the other? तो जब वो इतनी स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और वापस अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो ये यहाँ पे जो इम्पल्स कोलाइड के टाइम इम्पल्स लगेगा वो दोनों एक दूसरे पे कितना इम्पल्स लगाते हैं. ठीक है, तो वो इम्पल्स हमें फाइंड करना है. क्लियर? तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 billiards balls each of mass 0.05 kg moving in opposite direction. तो moving in opposite direction में तो दोनों आ रहे हैं ऐसा. तो before collision the momentum of these 2 balls with what लिखते हैं हम यहाँ पे, एकदम इजी है. the momentum of 2 balls before collide P1 ले लेते हैं हम. ठीक है, बिफोर कोलाइड P1 द मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलाइड. तो बॉल का अपना मास है वो कितना दिया गया है 0.05 kg और ऑपोजिट साइड डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर. तो m इंटू v जितने मोमेंटम के साथ वो मोशन कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो P1 इज इक्वल m इंटू v. तो m कितना आपको दिया गया है 0.05 इंटू वेलोसिटी कितनी है 6, स्पीड कितनी है 6. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 kg इंटू मीटर पर सेकेंड. ओके, 3 मोमेंटम का यूनिट मास इंटू वेलोसिटी, मास kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. ओके, सॉरी 3 नहीं 0.35, हाँ 0.3 kg इंटू मीटर पर सेकेंड. ओके, चलो ये तो बिफोर कोलाइड हुआ. नाउ द टाइम इज कोलिजन. आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ दिस 2 बॉल्स. तो आफ्टर कोलिजन, सॉरी यहाँ पे मोमेंटम ऑफ 2 बॉल्स बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पे सेम ही लिखते हैं ना, द मोमेंटम ऑफ 2 बॉल्स आफ्टर कोलिजन आएगा, सॉरी कोलिजन. ओके, तो वो P2 हम ले लेते हैं. ठीक है, P2 में भी क्या रहेगा, तो m इंटू v ही इक्वेशन तो रहेगा. बट व्हाट हैपन फॉर ये 2 बॉल्स है, ये फर्स्ट और सेकंड बॉल है, तो फर्स्ट की आने की डायरेक्शन ऐसी है, सेकंड की आने की डायरेक्शन ऐसी है. तो ये डायरेक्शन दोनों के लिए अपनी अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव है. बट आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपन, जो बॉल जिस डायरेक्शन से आ रहे थे उसी डायरेक्शन में वो वापस जा रहे हैं विदाउट चेंज दी स्पीड. तो उसके लिए वो डायरेक्शन, जाने की डायरेक्शन दोनों बॉल के लिए अपनी ऑपोजिट रहेगी. तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी यानी कि स्पीड की डायरेक्शन क्या रहेगी, माइनस रहेगी. क्लियर? तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं. तो मास कितना है, सेम इज 0.05 इंटू 6, बट माइनस है तो आपको -0.3 मिलेगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो what is the impulse imparted to each ball due to the other? Okay, तो the impulse imparted to each ball due to the other is, तो इम्पल्स इज इक्वल क्या होगा, इम्पल्स इज इक्वल
चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी यानी P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है आपके पास, -0.3 और -0.3 यानी कि -0.6। इम्पल्स का यूनिट न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन इंटू सेकेंड और केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, दोनों यूनिट आप यूज कर सकते हो मोमेंटम के हिसाब से और ये इम्पल्स के हिसाब से, फोर्स इंटू सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, एकदम इजी एग्जांपल है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है, टोटल जो उसको इम्पल्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे पे जो इम्पल्स लगा रहे हैं वो कितना है, 0.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके, इतने 0.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करती है, तो द नेगेटिव साइन इज इंडिकेट the impulse imparted to the each ball due to the other in the opposite direction. Okay, the negative sign indicate the impulse imparted to each other ball due to other is in opposite direction. Okay, which is the negative sign. So एकदम इजी एग्जांपल है ये भी। ये तो आप एक बार काउंट करो, समझो, एक बार काउंट करो तो फिर आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए पढ़ो फिर भी चलेगा, क्योंकि इतना इजी एग्जांपल है। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 मार्क्स के लिए IMP है। थैंक यू।